जैसे कि आप सभी जानते हो, डीबीटी और सीएसआई नेट का मर्जर हो चुका है और दिसंबर 2026 में एक नया सिलेबस आने वाला है। और सभी एस्पिरेंट्स के माइंड में एक ही सवाल सबसे पहले उठ रहा है कि इस नए सिलेबस को स्ट्रेटेजिकली कैसे अप्रोच किया जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीयूष लक्षकार और मैंने क्वालिफाई की है सीएसआर नेट दिसंबर 2025 विद ऑल इंडिया रैंक 133। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह आप एफिशिएंटली सीएसआर डीबीटी यूजीसी नेट दिसंबर 2026 को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजीज के साथ क्लियर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर वो कौन से यूनिट्स है जो आपको टारगेट करने चाहिए ताकि एक एफिशिएंटली और एक स्ट्रेटेजिकली आप सीएसआई नेट दिसंबर 2026 को क्वालिफाई कर सके। तो बिना किसी तरीके लेट्स गेट स्टार्टेड। यह है सिलेबस का एक ओवरव्यू जिसमें टोटल 14 यूनिट्स है। बात करें नए यूनिट्स की तो जो 3 नए यूनिट्स ऐड हुए हैं वो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड यूनिट 13 एडवांस इन बायोटेक्नोलॉजी। इससे पहले एक यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो कि मर्ज कर दिया गया है एवोल्यूशन के यूनिट्स के साथ, और इसके कुछ टॉपिक जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म के हैं वो इकोलॉजी में भी डाल दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन कोर यूनिट्स की जिसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो उन कोर यूनिट्स में आते हैं यूनिट नंबर 2 सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिट्स में से हर समय सवाल आता है सीएसआई नेट में और इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजी भी होते हैं और थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं जो यूनिट 14 मैथड्स इन बायोलॉजी के साथ मर्ज करके भी पूछे जाते हैं और काफ़ी टॉपिक्स यूनिट 3 और यूनिट 4 के साथ भी पूछे जाते हैं। इसी तरह आपको यूनिट 2 तो करना ही है, ये एक कोर यूनिट है, इसे स्किप ही नहीं कर सकते हो। और यूनिट 2 को हम हमारे 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, 10th 11th 12th, और उसमें हमने बैचलर्स एंड मास्टर्स में भी काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। तो आप ये यूनिट काफ़ी ईजी होगा टू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ सीएसआई नेट। और अगर मैं कहूँ कि अगर आप सिलेबस में इस एग्ज़ाम के लिए नए हो और आपने अभी तक कोई एग्ज़ाम सीएसआर की पहले नहीं दी है तो आपको यूनिट 2 से ही स्टार्ट करना चाहिए ताकि एक कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड बन सके आपका, आपको किस तरह पढ़ना है वो भी पता चल सके। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3 फंडामेंटल प्रोसेस। ये भी कोर यूनिट में से एक है। इसे भी हमने 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, इन सभी प्रोसेस को हम जानते हैं। बस बात यह है कि यूनिट 3 में जो हमने ये जो 3 कोर प्रोसेसेस है वो खाली प्रोक्यूरेट्स में कैसे होती है वही जानी है अभी तक, पर सीएसआर नेट में प्रोक्यूरेट के साथ साथ यूक्यूरेट्स में भी रेप्लिकेशन किस तरह से होता है और ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होता है, किस तरह ट्रांसलेशन होता है, आपको वो सब देखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जीन कंट्रोल जिसके अंदर लेग जीन और ट्रिप्टोपेरॉन, लैकोपेरॉन, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है और कुछ म्यूटेशंस के बारे में पढ़ना है जो कि इनहेरिटेंस बायोलॉजी में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 3 काफ़ी हाई स्कोरिंग यूनिट है और इसमें से भी हर साल 4 मार्क्स के बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आते हैं जो आसानी से क्लियर भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग के ऊपर। ये यूनिट एक तरह से यूनिट 2 का एक्सटेंडेड वर्जन ही है। इसके अंदर सेल की सिग्नलिंग किस तरह काम करती है, सेल साइकिल्स के बाद की जितनी भी आगे की जो प्रोसेसेस है वो किस तरह से होती है, और सेल सिग्नलिंग के अंदर ही एक टॉपिक है कैंसर के ऊपर। और सेल साइकिल और कैंसर के कंबाइंड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी हद तक सिमिलरिटी शोज करते हैं। तो हमेशा से यहाँ से जो कंबाइंड क्वेश्चन 4 मार्क्स के बनते हैं वो काफ़ी सीएसआई नेट्स में आते हैं। और यूनिट पार्ट बी के जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वहाँ से भी काफ़ी इजी और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, खास करके इम्यूनोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी भी इसी सेक्शन में आता है यूनिट 4 के, तो वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बी सेल टी सेल्स के क्वेश्चंस वगैरह भी बहुत आते हैं, वैक्सीन्स के क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। तो यूनिट 4 भी एक कोर यूनिट्स में आता है जहाँ से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। और ये एक ऐसा कहे कि ना कि यूनिट 2 का एक्सटेंडेड वर्जन होने के कारण आपको काफ़ी ईजी भी होता है इस यूनिट को पॉपअप करने के लिए, और इसके लिए आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है।
बस खाली एक इम्यूनोलॉजी का जो सेक्शन है वो एक अलग सेक्शन है जो यहाँ पे आपको अलग से पढ़ना पड़ जाता है। बाकी ये यूनिट सेम ही है, उसी तरह से है कि यूनिट 2 किस तरह से काम करता है। फिर आता है हमारा फोर्थ यूनिट 14। इस यूनिट में से काफ़ी सारे मैथड्स इन बायोलॉजी के क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने भी आपकी यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हो गए या फिर ईसीजी हो गया, और जितनी भी ब्लोटिंग्स की टेक्निक है, साउदर्न ब्लोटिंग, नॉर्दर्न ब्लोटिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आरएफएलपी, एएफएलपी, और इस तरह से काफ़ी कुछ किया। इवन बायोस्टैटिक्स का भी काफ़ी हद तक पार्ट इसके अंदर देखने को मिलता है। माइक्रोस्कोपी भी आती है, और जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशंस है वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनके प्रिंसिपल और उनके जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। इसका और यूनिट 3 का भी कंबाइंड क्वेश्चन आता है, क्योंकि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये भी कोर प्रोसेसेस है, तो उनका कॉम्बिनेशन के साथ यूनिट 14 के साथ मिलके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो 4 यूनिट्स है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 14, ये एक कोर यूनिट है। अगर आप किसी भी स्पेशलाइजेशन से आते हो, वो कुछ भी हो सकता है, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या बॉटनी, ये 4 यूनिट ऐसे यूनिट्स है जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ये बहुत ही बेसिक्स यूनिट्स है, और हर स्पेशलाइजेशन में इन यूनिट्स के बारे में आपने कई हद तक पढ़ा हुआ भी है। तो ये काफ़ी ईजी टू फॉर दोज कि जिन्होंने मास्टर्स करी है स्पेशलाइजेशन में, उनके लिए हो जाती है। तो ये 4 यूनिट्स तो मैंडेटरी है, आपको करनी है। अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे कि आपको कौन सी यूनिट्स करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशलाइजेशन के लिए, जूलॉजिस्ट के लिए, कि अगर आपका स्पेशलाइजेशन बीएससी एमएससी जूलॉजी है तो आपको किस यूनिट पे फोकस करना चाहिए। ये 4 यूनिट्स तो हो गए। और एक बात और, अगर आप सीएसआर में नए हो तो एक बात और जान लो कि आपको पूरे के पूरे 14 यूनिट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट 10 से 11 यूनिट्स को सेलेक्ट करिए और उन यूनिट्स पर अपनी अच्छी सी पकड़ बना लीजिए, क्योंकि पार्ट बी में भी आपको 50 में से 35 क्वेश्चंस करने होते हैं, और पार्ट सी में तो 75 में से सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेजेस हो जाता है हम सभी के लिए भी, कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस बहुत ही वास्ट है। आप अगर सिलेबस को खत्म करने में जाओगे तो आपको काफी टाइम लग सकता है, पर एक एफिशिएंट स्ट्रेटेजीज के साथ आप इस सिलेबस को काफी हद तक क्लियर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फॉर जूलॉजिस्ट कि आपको किस यूनिट्स को टारगेट करना चाहिए। पहले तो बात कर ली कि हमने ये 4 यूनिट्स, इन 4 यूनिट्स के अलावा सबसे पहले आपको करना चाहिए वो है यूनिट 7, क्योंकि आपका जूलॉजी एक स्ट्रीम है, तो सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल आपने 11 स्टैंडर्ड से पढ़ी ही है, और बैचलर्स में भी पढ़ी और मास्टर्स में भी काफ़ी हद तक आप इन सब्जेक्ट्स को जानते हैं। तो यूनिट 7 तो आपको करना ही चाहिए। उसके अलावा बात करें तो यूनिट 8 इनहेरिटेंस बायोलॉजी की, तो ये भी यूनिट्स आपके स्पेशलाइजेशन में हमेशा पूछी जाती है, मेंडल से लेकर हार्डी वेनबर्ग तक। ये सारी की सारी वस्तुएं आपको पहले आपने जानी है, बस यहाँ पे कुछ एडवांस वस्तुएं आपको पढ़नी पड़ेगी, लाइक कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट हो गई, या फिर क्रॉस ओवर्स आते हैं, 2 क्रॉस ओवर, 3 क्रॉस ओवर्स, तो इन सब के जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो कुछ नए हैं। बाकी सारी वस्तु हमने पढ़ी है, तो यूनिट 8 काफ़ी हद तक आप पॉपअप कर सकते हो इन स्ट्रेटेजीज के लिए। फिर बात करते हैं इवोल्यूशंस की, यूनिट 9 इवोल्यूशन, ये भी काफ़ी और इकोलॉजी, ये दोनों ही यूनिट एक कंबाइंड यूनिट का सिस्टम है, और इसमें डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को जो है यूनिट 9, वो भी एक जूलॉजिस्ट के तौर पे आपने काफ़ी हद तक पढ़ा है। तो यूनिट 9 और 10 ये कंबाइंड यूनिट्स, और बहुत ही ईजी टू वर्क है। आपको खाली पढ़ना है कि किस तरह से क्या इवोल्यूशनरी हुई थी प्रोसेस फ्रॉम दिस एराज और इयॉन्स इन इपोच के बारे में, ठीक है, और इकोलॉजीज के अंदर किस तरह की इकोलॉजीज होती है, ये सारी वस्तुएं आपने अपने जूलॉजी के स्पेशलाइजेशन में पढ़ी है। तो काफ़ी हद तक आपके लिए ये इजी हो जाता है कि इन्हें स्ट्रेटेजिकली पढ़ना और सीएसआई नेट में इस एग्जाम्स को लिए क्लियर करने के लिए। तो ये हो गई वो 8 यूनिट्स जो आपको करनी चाहिए। अब बात करते हैं वो 3 यूनिट्स की जिसके बेसिस पे आप कर सकते हो, पर ये जो 3 यूनिट्स है बाकी की यूनिट, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको 10 से 11 यूनिट्स करनी चाहिए, तो 8 यूनिट्स तो ये हो गई। अब बची आपके लिए 2 से 3 ऐसी यूनिट्स जिसे आपको प्रिपेयर करना है। वो स्पेशली आपको आपके जो
क्या कहते हैं, इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको चुननी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। अगर जैसे कि हम कहें कि आपने डेवलपमेंट बायोलॉजी आपने पढ़ी हुई है, आपको पता है कि डेवलपमेंट बायोलॉजी में किस तरह से काम करता है, तो आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी आप ले सकते हो। किसी स्टूडेंट्स को ऐसा भी होता है कि नहीं, उन्हें फिजियोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कि उन्हें प्लांट्स फिजियोलॉजी भी पसंद आती है एनिमल के साथ साथ, तो आप प्लांट फिजियोलॉजी भी एनिमल बायोलॉजी के साथ साथ पढ़ सकते हो। फिर आती है बायोकेमिस्ट्री की यूनिट 1। यूनिट 1 में भी काफी हद तक हमने जितनी भी साइकिल्स वगैरह पढ़ी है, कुछ पीएच के कॉन्सेप्ट है, कुछ केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स है, वो सभी वस्तु पढ़ी हुई है। ये जितनी भी आपको मैं यूनिट्स बता रहा हूँ ना बाकी की, वो सभी ऐसी है ना कि वो आपके चॉइस के ऊपर है। आपका इंटरेस्ट अगर है तो आप उन यूनिट्स को पढ़िए, अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो आप कोई और यूनिट्स कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अब ये 3 नए यूनिट्स भी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कॉन्सेप्चुअल कंप्यूटर बायोलॉजी। कुछ यूनिवर्सिटीज में एमएससी और बीएससी में ही जूलॉजी में बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सब्जेक्ट भी होता है। तो अगर आपने भी आपके एमएससी और बीएससी में बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा है तो आपको ये लेनी चाहिए। बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, यूनिट 12 जिसके अंदर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, और यूनिट 13 एडवांस इन बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये यूनिट ऐसे है जो आपके कोर्स से बहुत ही अलग जाते हैं। पर अगर आपको इनमें भी इंटरेस्ट है तो आप ये भी यूनिट्स पढ़ सकते हैं। तो कहने की बात यही यही है कि ये जो 3 यूनिट्स है ये, और यूनिट 1 और यूनिट 5 और यूनिट 6, इन 6 यूनिट्स में से किसी भी 2 या 3 यूनिट्स को मैक्सिमम आप चूज करें, और उसके बेसिस पे आपका 10 से 11 यूनिट्स का एक मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। अब बस इन 10 से 11 यूनिट्स को फोकस करें और आगे बढ़ें। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड, बॉटनी के ऊपर। अगर आपका स्पेशलाइजेशन बॉटनी में है तो आपको किस यूनिट्स को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने बात जैसे कर ली कि यूनिट 2, 3, 4 और 14 तो आपको करना ही है। उसके अलावा आपको करना है यूनिट 6 प्लांट फिजियोलॉजी, यूनिट 8 इनहेरिटेंस बायोलॉजी, यूनिट 9 और यूनिट 10। ये 4 यूनिट ऐसे यूनिट्स है जो आपके बॉटनी स्पेशलाइजेशन के लिए काफ़ी हद तक सिमिलरिटी शोज करते हैं। तो यूनिट 6, क्योंकि आपने प्लांट फिजियोलॉजी 10th स्टैंडर्ड से पढ़ी है, 11th 12th में भी पढ़ी है और बैचलर्स और मास्टर्स में भी पढ़ी है, तो ये आपके लिए एक एडवांटेजेस होगा। फिर बात करें यूनिट 8 की, तो इनहेरिटेंस बायोलॉजी भी हम काफ़ी हद तक पढ़ते आ ही रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी यूनिट है जो आप कर सकते हैं। और यूनिट 9 और यूनिट 10 आपने बैचलर्स और अपने मास्टर्स में इकोलॉजी इवोल्यूशन में आपने पढ़ी हुई है। तो बॉटनी के केस में ये 4 यूनिट ऐसी है जो आपको करनी चाहिए। उसके अलावा बात करें तो बाकी बची 6 यूनिट्स, यानी कि यूनिट 11, 12 और 13 और यूनिट 1 और यूनिट 5 और यूनिट 6, इन यूनिट्स में से बात करें तो इन यूनिट्स में से आप कोई भी 2 से 3 यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे या फिर इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको चूज करनी हो तो आप उनमें से चूज कर सकते हैं। मेरा पर्सनली गाइडेंस ये रहेगा कि आप बायोकेमिस्ट्री को आगे लेके जाइए और डेवलपमेंट बायोलॉजी भी पढ़िए, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते ही है। बाकी बचा एक और यूनिट, तो आप वो कोई भी ले सकते हो। यूनिट 11, 12, 13 से लेके 7 तक आपके पास सारे 4 यूनिट्स है, और 4 में से कोई एक यूनिट ले लीजिए और ये आपके 10 से 11 यूनिट्स हो जाएंगे। इन 10 से 11 यूनिट्स की प्रिपरेशन करिए और इनकी नोट्स बनाइए और एक एग्जाम को क्लियर करिए। और अगर आपका स्पेशलाइजेशन माइक्रोबायोलॉजी में है तो आपको कौन सी यूनिट्स करनी चाहिए, चलिए इस पर बात करते हैं। तो जैसा कि पहले कहा मैंने कि यूनिट 2, 3, 4 और 14 ये कोर यूनिट्स हैं, इन्हें तो आपको करनी ही है। उसके अलावा हम बात करें तो यूनिट 8 इनहेरिटेंस बायोलॉजी, ये यूनिट्स बैचलर्स तक हमें आती है, पर माइक्रोबायोलॉजी में इसके मास्टर्स में कोई रोल नहीं है, बट बैचलर्स तक हमने इसको पढ़ी है 10th से लेके 11th 12th और बैचलर्स तक, तो ये काफ़ी इजी टू कैरी आउट यूनिट है। तो एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको यूनिट 8 तो करनी ही चाहिए। उसके अलावा हम बात करें तो यूनिट 11, यूनिट 12 और यूनिट 13, क्योंकि बैचलर्स और मास्टर्स दोनों ही सिलेबस में हमें बायोटेक्नोलॉजी तो आती ही है, जैसे कि यूनिट 12 और 13 ये हमें बैचलर से पढ़ी है, तो ये इजी टू अस होगी कि हम आसानी से इसे कवर कर सकते हैं।
और यूनिट 11 बायोइन्फॉर्मेटिक्स मास्टर्स के सिलेबस में आती है। तो ये 3 यूनिट्स ऐसी यूनिट्स है जो एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि सीएसआर का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा लाइफ साइंस ओरिएंटेड सिलेबस होता है, क्योंकि ये एग्जाम ही लाइफ साइंस की है। बट फॉर माइक्रोबायोलॉजिस्ट कंपेयर टू जूलॉजी और बॉटनी, आपके लिए जो ये सिलेबस है ये बहुत ही अलग होता है। बट क्योंकि आपका अब डीबीटी के साथ मर्ज हो चुका है सीएसआर का, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए एक नई अप्रोच आ चुकी है। 11 यूनिट, 12 यूनिट और 13 यूनिट, ये ऐसे यूनिट्स है जो बैचलर्स और मास्टर्स में आपने पढ़े हुए हैं। क्योंकि आपने प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें या फिर एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें, तो ये सारी वस्तुएं और डेवलपमेंट बायोलॉजी, ये तीनों के तीनों यूनिट्स, उसके साथ साथ यूनिट 9 और 10, ये 5 यूनिट ऐसे यूनिट्स हैं। और पर्सनली मैं कहूँगा तो यूनिट 5, 6 और 7 की बात करूँ तो ये ऐसे यूनिट्स है जो हमने 11th 12th में पढ़े हैं, उसके बाद बैचलर्स और मास्टर्स में हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा। हमें डेवलपमेंट बायोलॉजी बिल्कुल नहीं आती, ना हमें प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी हमने हमारे बैचलर्स और मास्टर में देखी भी है, क्योंकि ये सिलेबस हमारे लिए पूरा का पूरा अलग हो जाता है कंपेयर टू बॉटनी एंड जूलॉजी। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि यूनिट 5, 6 और 7 को तो आप भूल ही जाइए। आप यूनिट 11, 12 और 13 को करिए और यूनिट 8 को करिए। तो ये हो गए टोटल 8 यूनिट जो आपको करने चाहिए। बाकी बचे 3 और यूनिट्स। तो मैं कहूँगा कि एक यूनिट 1, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री बैचलर्स में भी आती है और मास्टर्स में भी आती है, और काफ़ी हद तक ये वाली वस्तुएं हमने कर चुकी, क्योंकि साइकिल्स वाइकल्स जितनी भी इसके अंदर आती है, या फिर विटामिन की बात करें, मेटाबॉलिज्म्स की बात करें, तो ये काफ़ी हद तक हमारे माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस में आता है। तो यूनिट 1 आपको करनी चाहिए, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा। उसके अलावा बात करें तो यूनिट 9 और 10 को ले सकते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी सिलेबस देखे हैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के जिनमें इकोलॉजी और इवोल्यूशन पढ़ाए जाते हैं। हो सकता है आपके यहाँ पे इकोलॉजी इवोल्यूशन ना पढ़ाया हो। मेरे कॉलेजेस में मुझे मास्टर्स में इलेक्टिव सब्जेक्ट में इकोलॉजी और इवोल्यूशन था, तो मैंने अपनी तैयारी के लिए यूनिट 9 और 10 को तो किया ही था। हो सकता है कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म आपके लिए थोड़ी सी हार्ड पड़ सकती है, क्योंकि ये बहुत ही रट्टा मारने वाली वस्तु हो चुकी है। बट अगर इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन के जो टॉपिक्स है वो तो आप कर ही लीजिए, उसके साथ साथ इकोलॉजी। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे सिस्टम फिजियोलॉजी आती है, तो आप प्लांट फिजियोलॉजी में जा सकते हो, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी एज कंपेयर टू एनिमल फिजियोलॉजी इजी टू कवर कर सकते हो आप उसे। तो मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन होगा कि यूनिट 1 को आप ले सकते हो, यूनिट 6 को ले सकते हो, और यूनिट 9 और 10, ये 4 यूनिट में से आपको कितनी खाली 2 से 3 यूनिट सेलेक्ट करनी है, ताकि आपका जो पूरा 10 से 11 यूनिट का जो सिस्टम है वो तैयार हो सके। 8 यूनिट्स जो मैंने ये ग्रीन डॉट्स और येलो डॉट्स में बताए वो हो गए, और बाकी के जो ये 2-3 यूनिट्स है वो आपको यहां से देखनी है। इन्हें करो कीजिए, आपके 10 से 11 यूनिट का एक सिस्टम तैयार हो जाएगा, और इन्हीं 10 से 11 यूनिट्स को पूरी तरह से फोकस करना है, और बस आपका सीएसआई नेट इस पे कवर कर सकते हो आप आसानी से। अब बात करते हैं, अगर आप बायोटेक से हो, आपका अगर स्पेशलाइजेशन बायोटेक से है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो यूनिट 2, 3, 4 और यूनिट 14 ये तो आपको करनी है, ये कोर यूनिट्स है, आप इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं और ऐसे कौन से 4 यूनिट्स है जो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। ये क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक इनका सिलेबस काफी सिमिलर हो जाता है। कुछ कुछ वस्तुएं ऐसे होती है जो बायोटेक वाले बैचलर्स में पढ़ते हैं, और वही वस्तुएं माइक्रोबायोलॉजिस्ट मास्टर्स में पढ़ते हैं, खाली इतना सा ही डिफरेंस होता है। तो जो वस्तु बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यूनिट 12 और 13 ये तो आपको करनी ही है, क्योंकि आपके डीबीटी के केसेस में भी डीबीटी बायोटेक में यूनिट 12 और यूनिट 13 था ही, तो इस वजह से आपको यूनिट 12 और 13 तो मैंडेटरी करनी ही है। बाकी बचे 2 यूनिट्स, तो यूनिट 11 बायोइन्फॉर्मेटिक्स काफी हद तक कर किया जा सकता है, क्योंकि बायोटेक में बायोइन्फॉर्मेटिक्स का काफी रोल होता है। तो ये यूनिट्स भी आपके बैचलर्स और एमएससी के स्पेशलाइजेशन में आते हैं। उसके अलावा यूनिट 8 को आप कर सकते हो। यस, ये सिलेबस काफी हद तक माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हमने पहले मेरे 3rd सेक्शन में बताया माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए, उससे काफ़ी सिमिलर हो गया है, क्योंकि काफ़ी हद तक सिलेबस सिमिलर होता है। तो आपको ये 8 यूनिट्स को सेलेक्ट करके जाना है। उसके अलावा हम बात करें तो यूनिट 1 बचता है, यूनिट 5, 6, 7 और यूनिट 9 और 10 बचती है। इन 6 यूनिट्स में से किसी भी 3 यूनिट्स को आप सेलेक्ट
कर सकते हो। पर्सनली अगर मैं रिकमेंड करूँ तो यूनिट 1 को आपको ले लेना चाहिए, ये काफ़ी अच्छी यूनिट है और हमने काफ़ी ये पढ़ी हुई है। उसके अलावा हम बात करें तो यूनिट 6 इन्हें ले लो, और अगर सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल आपको अगर पसंद हो तो आप वो ले सकते हो, या फिर डेवलपमेंट बायोलॉजी ले सकते हो। बट अगर देखा जाए तो यूनिट 10 को आप लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इकोलॉजी और बिहेवियर बायोलॉजी काफ़ी इजी है कंपेयर टू द इवोल्यूशन, क्योंकि इवोल्यूशन में आपको हर एक स्पेसिफिक डेट याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा एरा, कौन सा इपोच आप कब आया था। तो जो आपके 10 से 11 यूनिट का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि 8 यूनिट्स तो आपकी ये हो गई, ये सभी यूनिट्स मिला के आपकी 8 यूनिट तो हो गई, बाकी की 3 यूनिट जो है वो आप ये ले सकते हो एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ताकि आप CSI नेट को अच्छे से प्रिपेयर कर सको। तो ये रही बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए 8 यूनिट्स का, 10 से 11 यूनिट्स का एक कोर सिलेबस का स्ट्रक्चर जो आप यूज कर सकते हो आपकी CSI नेट की प्रिपरेशन के लिए। अब लास्ट हम बात करते हैं 5th, फॉर स्पेशलाइजेशन इन बायोकेमिस्ट्री। अगर आपका स्पेशलाइजेशन बायोकेमिस्ट्री से है तो आपको कौन सी यूनिट्स करनी चाहिए? तो यूनिट 2, 3, 4 और 14 ये कोर यूनिट्स है, इन्हें तो आपको करना ही है। उसके अलावा आपको यूनिट 1, क्योंकि आप बायोकेमिस्ट्री से, तो ये तो मैंडेटरी हो गई है वस्तु, यूनिट 1 तो आपको करना ही है। उसके अलावा इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट 8 आप कर सकते हो, और यूनिट 12 और यूनिट 13। बायोकेमिस्ट्री के लिए यूनिट 12 और यूनिट 13 थोड़ी अलग हो सकती है, बट क्योंकि आपने बैचलर्स और मास्टर्स में बायोकेमिस्ट्री का बहुत हद तक काम कर चुके हो, आपने पढ़ चुके हैं कि किस तरह से वस्तुएं वर्क करती है, तो यूनिट 12 और यूनिट 13 उसका एप्लीकेशन ही है, कुछ नया इतना ज्यादा हटके नहीं है जो आप के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स और बायोकेमिस्ट्री के जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज है वो काफी हद तक बायोकेमिस्ट्री के साथ सिमिलरिटी शोज करते हैं। तो यूनिट 12 और 13 आपके लिए एक बहुत ही प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट हो सकते हैं जिसे आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद बात करें तो और जो 3 यूनिट्स जो आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, तो यूनिट 5, 6, 7 और यूनिट 9, 10, 11, ये 6 यूनिट्स में से कोई भी 3 यूनिट्स को आपको सेलेक्ट करना है। 5, 6, 7, 9, 10 और 11 आपके इंटरेस्ट और आपके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर, अगर आपने इवोल्यूशन इकोलॉजी अगर पढ़ी है, या फिर आपने, ऐसा भी हो सकता है कि बायोकेमिस्ट्री में आपके सिलेबस में यूनिट 11 बायोकेमिस्ट्री हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, तो आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे ला जाना चाहिए। या फिर आपको अगर पसंद हो इकोलॉजी इवोल्यूशन पढ़ना, तो आप यूनिट 9 और 10 को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सिस्टम फिजियोलॉजी पसंद है तो 6 और 7 को ले सकते हो, बट कंपेयर टू 7 आपको 6 ज़्यादा इजी पड़ेगा, और बहुत हाई स्कोरिंग में से एक है यूनिट 6, तो आप ये भी ले सकते हो। ये 3 यूनिट्स आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर है, आप इनमें से कोई भी लो, और इस तरह से आपके 10 से 11 यूनिट का एक सिस्टम तैयार हो जाता है। इन 10 से 11 यूनिट्स को पूरी तरह से फोकस करिए और इन्हीं पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए अपना, ताकि आप CSI नेट को एफिशिएंटली क्लियर कर सको। तो ये थी आपके स्पेशलाइजेशन बेस्ड की यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी वीडियो, कि आपको CSI नेट दिसंबर 2026 के लिए किन यूनिट्स को टारगेट करना चाहिए। मैं वापस आपको कह रहा हूं कि पूरे के पूरे 14 यूनिट्स करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 से 11 एक हाईली स्कोर्ड यूनिट सेलेक्ट कीजिए बेस्ड ऑन योर स्पेशलाइजेशन। आपका स्पेशलाइजेशन जिसके अंदर हो उसके बेसिस पर आपको ये यूनिट सेलेक्ट करनी है। बट मैंने मेरी तरफ से आपको वो 4 कोर यूनिट्स बता दी जिसे आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यूनिट 2, 3, 4 और 14, ये 4 कोर यूनिट्स थी, आप इन्हें बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और उसके अलावा जो 4 यूनिट्स थी वो आपके कोर स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे भी मैंने आपको प्रीवियसली बता दी है, और बाकी की जो 3 यूनिट्स है वो आपको आपके इंटरेस्ट से लेनी है। और इस तरह से आप 10 से 11 यूनिट्स को सेलेक्ट कीजिए, उनके नोट्स प्रिपेयर करिए और उनका रिवीजन भी स्टार्ट कीजिए। और मैं पर्सनली एक बात कहूंगा कि सिलेबस को खत्म होने के बाद रिवीजन करेंगे ये मत सोचना। आपने जिस जिस यूनिट्स को तैयार करना स्टार्ट किया है, जैसे हो सकता है आपने यूनिट 2 से स्टार्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो यूनिट 2 को पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए और फिर आप उन्हें रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर आप यूनिट 3 पे भी साथ साथ रिमूव करिए, पैरेलल आपको काम करना है। यूनिट 3 पे आप पढ़ते रहोगे और साथ साथ में यूनिट 2 का रिवीजन करते रहोगे, और फिर जैसे आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो जाता है, आप यूनिट 4 पे मूव ऑन कर रहे हो, तो यूनिट 2 और यूनिट 3 को रिवाइज करते रहिए
एक साथ में, और साथ ही साथ आपको यूनिट 4 की नोट्स भी तैयार करनी है। इससे क्या होगा कि लास्ट के टाइम जब आपका नवंबर का टाइम आएगा, जब आप पूरी तरह से सिलेबस को कवर कर चुके होंगे, तब आपको रिवीजन करने के लिए आपके ऊपर पूरा का पूरा बर्डन नहीं आएगा सारे यूनिट्स का, क्योंकि आपने पैरेलली यूनिट आपने रिवीजन किया है। तो इजी टू पॉप अप रहेगा। आपके जो पीछे के यूनिट्स है, जैसे कि यूनिट 2 3 से आपने स्टार्ट किया तो उनको कम रिवीजन करना पड़ेगा, और जो यूनिट्स आपने अक्टूबर में ना पढ़े हैं और उनके नोट्स बनाए हैं, उन पे ही आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इस एफिशिएंट स्ट्रेटेजीज का यूज करके आप सीएसआई नेट को आराम से क्वालिफाई कर सकते हो और आराम से आप जीआरएफ को कवर कर सकते हो। मैं अगले वीडियोस में डिटेल्ड स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि यूनिट वाइज स्ट्रेटेजीज, कि आपको किन यूनिट में से किन टॉपिक्स को सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि सीएसआई नेट में कुछ ऐसा वस्तु है कि हर यूनिट्स में से कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स होते हैं जहां से हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और उनमें से काफी क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं अगले साल में भी। तो मैं यूनिट वाइज स्ट्रेटेजीज वीडियो आगे लाने वाला हूं। हर यूनिट की एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी जिसके अंदर आपको किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, किन ऐसे टॉपिक्स को आपको निकालना है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको सिलेबस में दिए गए नहीं है पर वहां से क्वेश्चंस आते हैं। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो यूनिट 4 के अंदर सेल सिग्नलिंग के अंदर बहुत सारी सिग्नलिंग्स ऐसी है जो पूछी जाती है पर वहां पर मेंशन नहीं है सिलेबस के अंदर। तो इसी तरह मैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 14 तक डेडिकेटेड एक एक वीडियोस एक एक यूनिट के लिए बनाने वाला हूं। उन वीडियोस को जरूर देखना। उन वीडियोस में जो जितने भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूं उनको पहले प्रायोरिटी पे करना, और उनके बाद जो टॉपिक्स मैं बोलूंगा कि आप स्किप कर सकते हो, आप उन्हें स्किप भी कर सकते हो। और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे और एक सीएसआई नेट के लिए एफिशिएंट स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। अगर आपको ये डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको सीएसआई नेट दिसंबर 2026 क्वालिफाई करना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस लाने वाला हूं और उसके साथ साथ डिटेल न्यू जो सिलेबस आया है यूनिट 11 12 और 13 उनके भी स्टडी वीडियोस बनाने वाला हूं, और साथ साथ पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने वाला हूं। खाली यूनिट 11 12 और 13 ही नहीं, मैं यूनिट 2 से लेकर यूनिट 1 से लेकर 14 तक सभी यूनिट्स पर फोकस करने वाला हूं, और सभी पे डिटेल स्टडी वीडियोस आने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपका दिसंबर 2026 का सीएसआर का जेआरएफ क्लियर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटेड एंड कीप योर हार्ड वर्क एफिशिएंट एंड स्मार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।